डिवोशनल सिंगिंग सच मेरा वो नहीं था कि मैं पैसे कमाऊंगी या कुछ ऐसे नहीं था। शौक था गाने का बहुत ज़्यादा, बट ये करियर भी बन गया क्योंकि जब हम न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तो वहाँ पर कुछ करने को नहीं था इतना। तो यहाँ तो आई ओन दिस कंपनी, तो रोज एक रूटीन होता है कि घर में आते, इधर आते हैं, ऑफिस आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो वहाँ जाके थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेशन, और मैं खाली बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी बिल्कुल भी नहीं, बहुत एनर्जेटिक। तो मैंने फिर वहाँ ये शुरू किया। सिंगिंग तो मैं पहले से कर ही रही थी और मैंने काफ़ी पंजाबी ट्रैक्स भी काफ़ी कोशिश किए थे बनाने, पर समहाउ ऊपर वाले की मर्जी थी कि वो नहीं आने थे, जबकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ मेरे ट्रैक्स बन रहे थे, पंजाबी ट्रैक्स। और बट मीनवाइल हम लोगों का ग्रीन कार्ड हो गया और न्यूयॉर्क चले गए, तो वो कुछ ऐसे हॉल्ट मतलब रुक गया वो सब काम। और मैं तो इसमें भी वो ऊपर वाले की मर्जी मांगती हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सही बात। तो वही है, भगवान ने जो चुना होता है सोल्स को कि ये स्पिरिचुअल उसमें है, तो आई थिंक कि वो अच्छा ही हुआ। और जब न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तब मैंने फिर ये शुरू किया फिर से, तो उसके पीछे हाँ जी। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है और मिलने वाले एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हु इज़ अ आर्टिस्ट, प्राउड मदर एंड अ डिवोशनल सिंगर मंजुल शर्मा जी से। हेलो मैम, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम अपने वर्ड्स में बताइए कि ये मंजुल शर्मा का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? मंजुल शर्मा का सफ़र डिवोशनल सिंगिंग में हाँ, चाइल्डहुड से ही मैं सिंगिंग करती रही हूँ। ओके। और फॉर्चुनेटली जो मुझे फैमिली मिली बाद में, जो शादी हुई तो वो भी म्यूजिक में ही थी। अच्छा। तो म्यूजिक कभी मरा नहीं, कहते हैं ना, मतलब पहले वोकल उसमें सिंगिंग में थी मैं, और जब शादी हुई तो इंस्ट्रूमेंट जो दिस कंपनी इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, ओल्डेस्ट कंपनी हु मेक्स इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब ट्यूनिंग, सुर और वो सब तो कह सकते हैं कि फाइन ट्यून होते गए आप? हाँ सही है, कह सकते हो कि फाइन ट्यून होते गए टाइम के साथ साथ। एजिंग ग्रेसफुली आई गेस। यस, दैट टू। मैम, लोग आपको डिवोशनल सिंगर के रूप में जानते हैं, लेकिन आप खुद अपनी पहचान कैसे डिफाइन करते हैं? एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक प्राउड मदर के तौर पर, या एक डिवोटी के तौर पर? एक आर्टिस्ट के तौर पे, ओके, और एक प्राउड मदर ऑफ कोर्स। यस, फॉर श्योर। ऋषभ इज रियली डूइंग गुड। या ही इज डूइंग ग्रेट। और बाकी सब अलमाइटी की ब्लेसिंग्स हैं जो हमारी फैमिली पे हैं, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, और वो बिल्कुल सही बात है। तो आर्टिस्ट की क्या पहचान है? आर्टिस्ट की ये पहचान है कि जो उसको गिफ्ट मिली है ऊपर वाले से, उसको वो मतलब इनबॉर्न टैलेंट जैसे कहते हैं, यस, तो उसको वो इग्नोर ना करे। हाँ जी। और उसको लेके चले, और जितना मिला है उसको दुनिया में बांटे उसको, चाहे किसी भी फॉर्म का आर्ट हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो। तो वो एक हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम वो ब्लेस्ड होके पैदा हुए हैं तो उसको हमें आवाम को, मतलब दुनिया को एक देना पड़ेगा। सही बात है मैम, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो डिवोशनल सिंगर आपके लिए करियर डिसीजन था या एक इनर कॉलिंग? कब आपको लगा कि यही मेरा रास्ता है? डिवोशनल सिंगिंग सच मेरा वो नहीं था कि मैं पैसे कमाऊंगी या कुछ ऐसे नहीं था। शौक था गाने का बहुत ज़्यादा, बट ये करियर भी बन गया क्योंकि जब हम न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तो वहाँ पर कुछ करने को नहीं था इतना। तो यहाँ तो आई ओन दिस कंपनी, तो रोज एक रूटीन होता है कि घर में आते, इधर आते हैं, ऑफिस आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो वहाँ जाके थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेशन, और मैं खाली बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी बिल्कुल भी नहीं, बहुत एनर्जेटिक। तो मैंने फिर वहाँ ये शुरू किया, और इसके पीछे एक स्टोरी भी है जो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि जो डिवोशनल सिंगिंग तो मैं पहले से कर ही रही थी, और मैंने काफ़ी पंजाबी
ट्रैक्स भी काफ़ी कोशिश किए थे बनाने, Okay. पर somehow ऊपर वाले की मर्जी थी कि वो नहीं आने थे, जबकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ मेरे अच्छा। ट्रैक्स बन रहे थे, पंजाबी ट्रैक्स। अच्छा। और बट मीनवाइल हम लोगों का ग्रीन कार्ड हो गया और न्यूयॉर्क चले गए, तो वो कुछ ऐसे हॉल्ट मतलब रुक गया वो सब काम। और मैं तो इसमें भी वो ऊपर वाले की मर्जी मानती हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ। बिल्कुल सही बात। तो वही है, भगवान ने जो चुना होता है सोल्स को कि ये स्पिरिचुअल उसमें है, तो आई थिंक कि वो अच्छा ही हुआ। और जब न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तब मैंने फिर ये शुरू किया फिर से, तो उसके पीछे जी ओके। जी उसके पीछे भी एक और स्टोरी है कि मेरी मम्मा को पैनक्रियाटिक कैंसर बोल दिया था। ओके। और मैं पंजाबी सॉन्ग्स बनाने के पीछे पड़ी थी। और जब मैं इंडिया आई तो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है, मतलब कि मेरा बैग गुम हो गया था और पासपोर्ट भी गुम हो गया। हाँ, तो मैं अपने गुरुजी जिनको मैं मानती हूँ उनके वहाँ पर गई हुई थी, तो बहुत अपसेट हो गई कि ये सारे कैसे चोरी हो रही, चीज़ें हो रही हो गया। मैं तो इतना मतलब मान रही हूँ, और ये सब ना कई सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें आती हैं, बट वो उसके पीछे भी रीज़न था। मैं जा नहीं पाई, और मम्मा को जब बोला कि ऐसे पैनक्रियाटिक कैंसर है तो मेरा रुकना ज़रूरी था। ऐसे होता तो चली जाती, फिर उनको केयर नहीं होती इतनी, मतलब एक होता है ना स्पेशल थोड़ा सा टच होता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो वो बस वो एक था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जब ठीक हुई तो वो एक मिरेकल जैसे कहते हैं ना कि वो वही हुआ जब वो ठीक होगी, और बिल्कुल जो पैनक्रिया की जो लिम्फ नोड था वो कहते हैं गायब ही हो गया वो ऑलमोस्ट। तो मैं वही चैंटिंग और इसको इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा, तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मतलब मानती थी भगवान को, बट इतना डिवोशन में नहीं। हाँ, वो पूरा वो स्पिरिचुअल में पूरा आप डूब जाते हो, जैसे वो हो गया फिर। राइटली सेड मैम। मैम, आपकी और ऋषभ की एक स्टेज परफॉर्मेंस काफ़ी वायरल हुई थी, उसके पीछे की क्या कहानी है? वो एक महाशिवरात्रि का था। हाँ जी, शिव कैलाश के वासी। शिव कैलाश होंगे तो, और मैं भी शिव को बहुत मानती हूँ, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ शिव की बहुत पूजा होती है। अच्छा। तो ये सॉन्ग जो है जो वायरल हुआ है वो उसी प्लेस का है, उसी जगह का है, चंबा नाम का है, डिस्ट्रिक्ट चंबा है जो हिमाचल में है, डलहौजी के पास ही है। तो वहाँ ये एक मनी महेश की यात्रा होती जिसमें सारा जो इस गाने में वो कहते हैं ना लोकगीत की तरह है ये। तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं इस गाने को। बहुत सूदिंग है। वो किसने लिखा? बहुत सूदिंग है। नहीं, बहुत लोकगीत है। अच्छा, वो लोकगीत है पहले से, लेकिन बचपन से जिस तरह से वो परफॉर्म किया है जी, इट्स अमेजिंग। हाँ, थैंक यू सो मच। जैसे मेरी नानी गाती थी, फिर मम्मा गाती थी, तो फिर मैंने ऋषभ को भी सिखाया। मैंने कहीं सुना कि आपकी मम्मा का भी फेवरेट था। हाँ, सारे मम्मा का भी। तो बेल की पत्तियां भांग धतूरा, तो बड़ा सूदिंग सा सॉन्ग है, और पूरी जर्नी है उसमें मनी महेश की, और सारा। तो ये मदर सन का जो डियो था वो किलिंग था मैम। हाँ, तो वो मनी महेश मैं सोचती थी कि हम शिवरात्रि पे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो यूएस में तो काफ़ी मंदिर में जैसे परफॉर्मेंस होती, तो मेरा होता है कि कोई अच्छा दिन हो तो मैं ज़रूर परफॉर्म करूं। तो सोच ही रही थी, तो अचानक ऋषभ ने कहा कि चलते हैं वहाँ पर, भोपाल में बुला रहे हैं, तो मैंने ठीक है चलते हैं। तो ऐसे ही कहता आप साथ में गाओ, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं गाना। ओके, तो ये सडनली बना था, पहले से प्लान नहीं था? नहीं। ओके। तो उसी दिन फिर वो वहाँ पर, और वो जो मंदिर है हजारों साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और उनका जो शिवलिंग है वो बहुत ही हाइट का है, 32 फीट हाइट का शिवलिंग है। और जो स्टेज बना था वो इधर बना था, और बाहर जो सामने वो शिवलिंग, वो बहुत ही अमेजिंग था वो। ग्रेट मैम। तो मैम, भजन सिर्फ गाना नहीं होता, एक तरह की साधना या वे ऑफ हीलिंग होता है, आपका क्या मानना है इसमें? भजन एक इमोशनल, आप गाना गाते हो तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप भाव डालो। बिल्कुल है ना, आप पॉप सॉन्ग कुछ भी गाएंगे, कुछ भी आपको डांस करवाना है लोगों को, आप में भाव क्या डालोगे उसमें? बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो बट जो भजन है उसकी हर लाइन पे जब तक आप अंदर से दिल से नहीं गाओगे या निकलेगा नहीं, तो भजन नहीं कहलाएगा, वो फिर गाना ही होगा, फिर वो गाना रहेगा। तो ये डिफरेंस है गाने और गाने और भजन में। जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
एक माँ के तौर पे आपने ऋषभ को कौन से ऐसे कोर संस्कार दिए हैं जो आज उनकी जर्नी में क्लियरली दिखते हैं? सबसे पहले तो है कि अपनी रूट्स के साथ जुड़ के रहो। हाँ जी। ये सभी को कहती हूँ। ये नहीं कि आप बाहर अब्रॉड चले गए, जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मैंने घर में कभी इंग्लिश नहीं बोली। और जब तक मुझे पता चलता है कि अगला जो बैठा है मेरे सामने वो हिंदी बोल सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में ही बोलो, या जो भी लैंग्वेज है, पंजाबी बोलो या जो भी आपकी मदर टंग या कुछ भी। तो बच्चों के साथ मैंने यही किया कि उनको ज़्यादा वेस्टर्न उसमें नहीं जाने दिया, अपनी रूट्स के साथ जोड़ के रखा, और प्लस चैंटिंग और ये सब जो चीज़ें थी वो शुरू से ही सिखानी शुरू की। जैसे तांडव है वो भी मैंने सिखाया ऋषभ को। और बाकी बहुत सारे चैंट्स है, गुरुर ब्रह्मा वो वाला चैंट, फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें, श्लोक। तो आपने बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है। बहुत। तभी वो दिख भी रहा है। अब स्ट्रिक्ट मदर तो बिल्कुल नहीं थी आई गेस। स्ट्रिक्ट हूँ मैं, चेंज हो जाती हूँ। लगते क्यों नहीं हो? लगना भी तो चाहिए। तो वो तो बैलेंस बना के। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात थी, आई गेस होल नेशन वांट्स टू नो कि ऋषभ जब परफॉर्म करते हैं तो मेहंदी लगाते हैं और बहुत सुंदर लगाते हैं मेहंदी, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? सबसे पहले उन्होंने हाँ जब परफॉर्म करना शुरू किया तो टैटू के पीछे बहुत बड़ा था। ऋषभ मुझे टैटू करना है। ओके। तो somehow ही इंस्पायर्ड कि नहीं है ना करते हैं। तो देन मैंने भी कहा कि नहीं, टैटू के लिए मैं बहुत पहले से उसको मना कर रही थी। ही वांटेड टू यू नो सबके नाम, फैमिली के सबके नाम अपने हाथ में, मम्मा का, पापा का, सबका, ब्रदर का, सबका नाम लिख रहा था वो टैटू से। तो मैं बहुत सालों से मना कर रही थी, नहीं तुम नहीं करोगे। कहता नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया। मैंने नहीं, स्ट्रिक्टली नो फॉर टैटूइंग। देन वी डिसाइडेड कि वो हिना अच्छी है। इससे क्या होगा, आपका अपने कल्चर, आपका जो आर्टिस्ट है ना, जो मेहंदी लगाते हैं, ये सारा एक तरह से ना सभी एक्टिवेट हो गए जब इसने ये शुरू किया। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप ही का रोल था। लेकिन वो सही, वो आप कैसे भी कह लीजिए, बट इट्स रियली गोइंग गुड। हाँ। बहुत इंस्पायर होते हैं लोग उस चीज से, और वो इट्स आई वुड से कि बहुत अच्छा निखर के आ रहा है जी। और मेहंदी रंग ला रही है। हाँ, मेहंदी रंग ला रही है मेहंदी जी। तो मैम, एक चीज तो होता है टैलेंट होने के बाद भी डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है? स्ट्रिक्ट, स्पिरिचुअल या बैलेंस्ड? बैलेंस्ड है। इतने भी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है कि लाइफ एंजॉय ना करें। हाँ, हम लोग मॉडर्न भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं। तो बैलेंस, मतलब जब स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो ऑफ कोर्स आप तब पूजा पाठ करोगे, और जब आपको एंजॉय करना है, पार्टी करनी, तो हाँ एंजॉय करो अपनी लिमिट्स में रह के। जो भी आई गेस दिस इज अ राइट वे ऑफ लिविंग, कि आप जो कर रहे हो वो सही से कर रहे हो। आप पार्टी कर रहे हो तो पार्टी अच्छे से कर रहे हो। स्पिरिचुअल है तो आप स्पिरिचुअल। तो हम लोग तो पार्टी भी करते हैं साथ में, स्पिरिचुअल भी। इसमें तो दिख जाता है कि जब आप डिवोशनल सॉन्ग गा रहे होते हैं तो यू आर इनटू इट पूरी तरह से। अब बाकी आपकी मैं पंजाबी सॉन्ग्स भी देखूंगा कि उसमें कितना आपने दम लगाया। पंजाबी सॉन्ग्स जब तक उसमें भी वो भाव नहीं आएगा, ठीक ना आए, तो फिर वो अच्छा नहीं आता। Yes, तो कोशिश कर रहे हैं बस। ग्रेट। मैम, आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर बहुत प्रेशर डालते हैं, मार्क्स, करियर, कंपैरिजन करके। आप उन पेरेंट्स को क्या सच्चाई बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो बच्चे का जो एक टेस्ट होता है ना, कि वो ये बहुत इंडिया की काफ़ी सारी मूवीज़ भी आई थिंक इस पे बन चुकी हैं कि बच्चों को करने दो जो वो करना चाहते हैं। मैंने कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया। क्या तो टैलेंटेड है ना बच्चे। हाँ, बट एक म्यूजिक में है तो दूसरा बेटा म्यूजिक में नहीं है। पर मैंने उसको कभी ड्रैग नहीं किया खींच के, कि नहीं जबरदस्ती की नहीं। आप उसने भी अमजद अली खान साहब से सरोद सीखा है। मतलब शुरू किया था बट परस्यू नहीं कर पाया। तो हमने कोई ऐसी फोर्स नहीं किया कि जबरदस्ती बैठो जाओ, नहीं। वो उसका इंटरेस्ट बिजनेस में था, तो हमने कहा जो करना है करो, वी आर देयर। उड़ के आ जाओगे तो कहते हैं फैमिली का जहाज तो वही है समुद्र में। उड़ के अपना जो भी करो अच्छे से करो, एक्सप्लोर करो। नहीं होता है तो हम लोग तो हैं फिर संभालने के लिए पेरेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए आई थिंक, rather than forcing की नहीं। फोर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या बच्चा लाइफ जिएगा? कुछ नहीं। जिस चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है जबरदस्ती उसको आप वो करवाओगे। जी, आप सही बात बोली आपने। तो मैम, आप कैसे हैंडल करते हैं क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया एंड इन पर्सनल लाइफ एज वेल? क्रिटिसिज्म तो जब आप एक्सेल करते हो, आप जब एक हाइट में जब पहुंचते हो
तो ऐसा इतना कोई ऐसा क्रिटिसिज्म अभी तक तो मिला नहीं है। ओ, भगवान की रहमत है आप वो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है वो है, और ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं है, थैंक गॉड, टच वुड, होना भी नहीं चाहिए। तो बट उसको फिर अगर आप देखो ऊंचाई में उठते हो तो आपको 10 अगर दोस्त बनते तो एक बीच में मैम कुछ ऐसा भी आ जाता वेले है। बहुत बैठे हैं अटेंशन सीकर्स। हाँ अटेंशन सीकर्स वो देखो, अगर कई ये एग्जांपल्स आया है पिछले पॉडकास्ट में भी, लोग ऐसे अटेंशन पाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं जी, तो उसे कैसे इग्नोर किया जाए या उसे रिप्लाई किया जाए, ये पॉइंट नहीं इग्नोर करो, करो, वो ब्लॉक सबसे करो, इग्नोर करो। मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ, मेरे आई थिंक 200 समथिंग ब्लॉक है ग्रेट। पता है वेले बहुत फेसबुक से लेके उसमें। मैम एक ऐसी कंपोजिशन जो आपके दिल के बहुत करीब है और क्यों? रहमत तेरी, जो मेरा फर्स्ट डिवोशनल ट्रैक था। अच्छा। और वही जो अपनी मदर के लिए मैंने बनाया था, और एक सारी जो विमेन है उनको रिप्रेजेंट करता है वो। मैम 2 लाइनें प्लीज उसकी, अगर आप सुना पाए प्लीज। जब जब मैं बिखरी संभाला है तूने, बेजानों में जिंदगी को डाला है तूने। शुक्राना है, नजराना है, मिलके मैं कोरा सफा हो गई। कृपा प्रभु जी तेरी हुई, जिंदगी गमों से रिहा हो गई। रहमत तेरी ऐसी हुई, क्या मैं बताऊं मैं क्या हो गई। क्या मैं बताऊं मैं क्या हो गई। ग्रेट मैम, ग्रेट। या और इसके अलावा एक शुक्राना था जो कोविड के टाइम मैंने अपलोड किया था, और फिर न्यूयॉर्क चली गई मैं उसके बाद। अच्छा। तो भूल गई थी उसको डाल के। ओके, लेकिन दुनिया नहीं भूली, आई गेस उसमें मिलियन व्यूज आए। जी। और उसमें ऐसे रैंडमली मैंने देखा तो उसमें मिलियन हिट्स थे। मैंने कहा दिस वाज क्रेजी। ग्रेट। तो शुक्राना टू अलमाइटी पावर, जो कहते हैं ना, सही बात है, शुक्राना होना चाहिए, और आपने सही कैप्चर किया उसको। जी। तो मैम अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में इवॉल्व होने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ लगातार बनाते रहना चाहिए। सस्टेन कहते हैं ना, तभी हो सकता है इंसान। आई गेस आपकी तरह की वॉइस भी तो होनी चाहिए, ब्लेसिंग्स भी तो होनी चाहिए, ये मुझे लगता है, बाकी तो आप ही बताएंगे। हाँ, और थोड़ा रियाज, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें भी होती हैं। वो ज़रूरी होता है। पॉलिश करना जरूरी होता है, पॉलिश करना ज़रूरी होता है। तो लेकिन फिर भी अगेन आई वुड से कि आपकी वाली ब्लेसिंग्स सबको नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही आप यू स्टार्टेड ना, अभी वाला वो ऐसा लगा, मैंने कहा अबे यार व्हाट अ ब्लेस्ड सोल। ये मेरे मन में आया बात, मैंने बोलना नहीं था, लेकिन सही में है वो। तो मैम लोग स्टेज पर सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं देखते। आपकी जर्नी का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था, बोथ एज अ मदर एंड एज एन आर्टिस्ट? देखो, जब फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स हैं, आई थिंक वो हैट्स ऑफ टू देम कि अगर वो फैमिली और प्लस अपने करियर को भी लेके चलती हैं, तो मैं कहती हूँ उनको सलाम है। हाँ जी, सच में ये बात तो है। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फीमेल्स के लिए, स्पेशली इन इंडिया इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। उनको शादी एक इंसान से नहीं होती, कहते पूरी फैमिली से होती है। और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर बच्चे होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। यस। तो बहुत कम फीमेल्स हैं जो अपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती हैं। कई बार तो मी टाइम भी नहीं मिलता, तो करियर टाइम कैसे मिलता? जी, वही मी टाइम ही नहीं मिलता। और अब तो मैं लिखती थी पहले सेल्फ लव पे। अच्छा। और सेल्फ केयर पे, और फीमेल्स बहुत इग्नोर करती हैं अपने आप को। हाँ जी। और भरत, मैं चाहूँगी कि एक मैसेज सबको दिया जाए कि जो भी फीमेल्स हैं, देयर इज़ नो एनी एज लिमिट। आप किसी भी एज में कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हो, जो भी आपको जिस भी चीज़ से ब्लेस्ड हो, कुकिंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, पेंटिंग में अच्छे हो, आप डिज़ाइन क्लोथ्स का बहुत अच्छा काम करते हो, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो।
कभी भी अपने आप को आप रोके ना, बिल्कुल कोशिश करिए कि आप उसको परस्यू ज़रूर करें। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने ये किया नहीं, करती तो शायद ऐसा होता। सही बात है मैम। आप भक्ति और फेथ में गहरी आस्था रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि बिलीफ और मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ आउटकम्स को चेंज कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स। कैसे मैम? अगर आप बिलीव करते हो तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो। हाँ जी। और जो अगर बिलीव नहीं करता तो वो मैनिफेस्ट भी क्या करेगा और ये किसके बात बेस पे करेगा? हाँ। तो जब तक आप मेडिटेट करते हो या किसी एक ईश्वर को आप मानते हो, किसी भी एनर्जी को आप मानते हो, तो आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको हेल्प करेंगी वो। और ये दिखता नहीं है, होता है ये। और ये बहुत मतलब मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए ये चीज़ें। अच्छा। मैंने आज तक लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट किया है वो हुआ है। आप सही तरीके से कर रहे हो ना, इसलिए हो रहा है। बाकी को तो पता ही नहीं, आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है वर्ड क्या है। जी, कभी भी मतलब ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कुछ मांगा हो तो ऊपर वाले ने मुझे दिया नहीं हो। तो शुक्राना है, ग्रैटिट्यूड है बहुत ज़्यादा। ये बात भी है। मंजू शर्मा खुद को फिट कैसे रखते हैं? मैं अपनी जो हेल्थ है, मैं मेडिसिन्स कभी नहीं लेती। ओके। हाँ, कुछ साल पहले मेरे स्लिप डिस्क हो गया था। अच्छा। तो आई डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल पेन किलर। ओह, कैन यू इमेजिन दैट? नो। क्योंकि स्लिप डिस्क में बहुत पेन होता है। बहुत पेन थी। 2 मंथ्स मैंने रेस्ट किया। अच्छा। और मेरे एक हिमाचल से एक गुरुजी थे जो एस्ट्रोलॉजी भी सीखती थी मैं। और ये आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। ओके। तो वो सब मैं सीखती थी उनसे। और 2 महीने तक बेड पे पड़ी रही। और एक दिन वो आए तो डिप्रेशन में हो गई थी। पेन बहुत था और मैं दवाई नहीं खा रही थी। अच्छा। और वो आए, फिर उन्होंने उठाया मुझे, एक्यूप्रेशर किया। और तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ये तो पेन किलर खाती नहीं, बस पेन में होती है, तो ये ऐसे रेस्ट कर रही है। तो दैट वाज वेरी मतलब बड़ा बैड पीरियड था मेरा वो, जो लाइफ के खाली 2 महीने। तब तो लगा अब भगवान ही संभाले। भगवान ही संभाले। तो इतने में भगवान ने उनको भेज दिया। नो लालची, ही इज नो मोर नाउ। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर और एक कलर थेरेपी और मेडिटेशन, योगा, बस ये चीज़ें मैंने फॉलो की हैं और एकदम फिट। हाँ। तो और काफ़ी चीज़ों में आप देखोगे तो इंडियन हमारा जो कल्चर है हाँ जी, इतना अच्छा, इतना रिच कल्चर है कि अब तो यूएस में भी टर्मरिक लाते। हाँ, और ये सब मिलता है कोविड के बाद। दिस इज लाइक बहुत ही अच्छा लगता है कि इवन वो अपना रहे हैं यहाँ का कल्चर। हाँ, कि देसी इलाज करो, देसी इलाज करो। और मैं काफ़ी सारी लिखती भी थी, काफ़ी सारे मैगजीन्स में लिखती थी। ओके। या टिप्स देती थी, बट अब टाइम नहीं मिलता है इतना। और मुझे बहुत अच्छा लगता था शेयर करना ब्यूटी के टिप्स और हेल्थ ब्यूटी टिप्स तो जरूर शेयर करनी चाहिए आपको। काफ़ी पूछते हैं स्किन के बता दो। तो कुछ नहीं होता, मतलब जितना आप अवॉइड करोगे मेकअप अर्ली एज में। आजकल क्या है, यंग जनरेशन बच्चे शुरू में ही आप फाउंडेशंस ये वो सब शुरू कर देते हैं। और मैंने सच ही बता रही हूँ, मैंने मतलब कितने साल तक मैंने तो ये कभी लगाया ही नहीं। एंड आई नेवर बीन टू पार्लर। कभी फेस उसके लिए नहीं गए। मतलब योगा किया, अच्छी हेल्थ रखी, खाना पीना अच्छा खाया, अपना जो एक डिसिप्लिन जैसे कहते हैं लाइफ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैम वो पीयर प्रेशर भी होता है ये सोसाइटी का, इंडियन जो बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा है कि हमें अच्छा दिखना है। और जी डिसिप्लिन की, आई गेस वो डिसिप्लिन वे में रहना अब बाय चॉइस नहीं है, वो उन्हें प्रेशर ज़्यादा है। कोई भी चीज़ अगर लिमिट में होती है तो वो अच्छी है, और बहुत ही ज़रूरत है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे दिखोगे तो आप खुद को ही, अगर आप मिरर में देखो अच्छे लगोगे तो अपने आप ही वो एक हार्मोन्स भी आपके ऐसे ही बनेंगे। और आपको ना पूरा वो कॉन्फिडेंट फील करोगे, पूरा आपका एक। लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि मंजू शर्मा कहाँ देखती होगी मिररों से, तो रोज वही सेम दिखती होगी यार, ये तो हमेशा ग्लो करती है। और क्या मुझे व्हाट आई एम फीलिंग व्हाट है कि भाई आपने अभी कहा ना कि भाई अच्छा दिखने से कॉन्फिडेंस आता है, तो आप तो अब चलता फिरता कॉन्फिडेंस हो। मैम यहीं पर आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन को जल्दी सक्सेस चाहती है। पेशेंस और तपस्या की क्या वैल्यू है, उन्हें ये कैसे समझाया जाए? देखो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और ये आती है आपके बच्चों के लिए, स्पेशली जो छोटे हैं उनको पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज या सारे बैठ जाओ, योगा टीचर को घर में बुला लो, संडेज को ही बुला लो
और थोड़ा सा मेडिटेट, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इतना भी फोर्स नहीं करना कि बच्चे घबराना शुरू कर दें कि ये उन्हें फन एक्टिविटी की तरह फन किया जाए। एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक भी है तो उसको थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक जो होता है वो बहुत सूदिंग होता है। yes. तो बच्चे कई बार होता है फोर्सफुली कराओगे तो वो नहीं सुनेंगे, पर ये बहुत बारी मैंने देखा है कि जब जैसे मैं भी कोई चीज़ अपने अगर बच्चों को बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, बट एक्चुअली उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब सुन रहे होते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं। ये बहुत एक बड़ा डीप सी चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ की है कि समहाउ मदर्स को, मतलब पेरेंट्स को, फादर को बोलते जरूर रहना चाहिए अच्छी चीजें, अच्छी, वो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, वो ग्रैब कर रहे होते हैं, बच्चे बहुत ऑब्जर्विंग होते हैं जी। और थोड़ा सा घर में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का माहौल होना जरूरी है, मतलब मॉर्निंग में चैंट थोड़े से लग जाए, वो लग जाए, शाम को पार्टी कर लो, अच्छे वाले सॉन्ग लगा लो, बैलेंस। बट मॉर्निंग में चैंटिंग से आप दिन शुरू करोगे ना, सच बता रही हूँ, इतना सुकून, मतलब आप बिल्कुल एकदम घर से ऐसे निकलोगे कि आप कुछ भी हो जाए मैं सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे जी। मैम, आप न्यूयॉर्क में रही हैं, वहाँ कल्चर कैसा है? वहाँ कल्चर मतलब इंडियंस जो इंडियंस यहाँ से जाते हैं वहाँ रह रहे हैं या जो शुरू से वहीं रह रहे हैं, वो कैसे हैं? वो अभी भी इंडिया को याद करते हैं? इंडियंस हैं उनमें रूट में? कल्चर तो अच्छा ही है, सभी फेस्टिवल्स मनाते हैं वहाँ पर, बहुत धूमधाम से सब चीज़ें होती हैं। ओके। और काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ बनी हैं जो NGOs हैं, ग्रुप्स हैं जो सब मतलब प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चर को। बट मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत फ्लॉन्ट करते हैं कि अभी 1-2 महीने या 5-6 महीने ही होते हैं उनको वहाँ पर पहुँचे हुए। अच्छा। तो वो बताएंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो देखो इंग्लिश हिंदी नहीं आती इसको। ओके। तो मेरा ये सवाल होता है उनसे कि अगर आप किसी चाइनीज़ बच्चे से मिलोगे तो कभी वो चाइनीज़ बोलेगा कि मेरे बच्चे को चाइनीज़ नहीं आती है? तो दैट पार्ट इज़ वेरी, आई फील नो, थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करना चाहिए कि अपना कल्चर है, प्राउड करो। हिंदुइज्म, हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है और उसको बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोशिश करो कि घर में हिंदी में ही बात करो, तो जिससे बच्चा कहते हैं ना सुन के ही सीख जाएगा। और ग्रीट करना तो भूल ही गए होंगे। नहीं, ग्रीट इंडियन अरे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कमरे से ही नहीं बाहर आते हैं। अच्छा, हाँ, like zombies। तो ये फैमिली, ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है अब कि जाओ पाँव छुओ या ग्रीट करो या नमस्कार करो। उन्हें पता ही नहीं होगा, ये पता नहीं होता, तो वो काफी टाइम बुरा लगता है। और मैं बोलती भी हूँ उनको कि ये बहुत बड़ी कोई ऐसे फ्लॉन्ट करने वाली बात नहीं है कि हाँ इसको इंग्लिश आती है और वो नहीं आती, हिंदी नहीं आती। तो मेरे लिए तो वो बहुत शर्मनाक वाली चीज़ है। तो बीइंग अ प्राउड इंडियन, हाँ ये सही में आपको शर्म अगर आती होगी। आपको अपनी लैंग्वेज तो आनी चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात है। मैम, टैलेंट वर्सेस डिसिप्लिन, अगर एक चूज करना हो तो आप किस पर बैट लगाएंगी और क्यों? टैलेंट वर्सेस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। डिसिप्लिन से आगे बढ़ा जा सकता है। टैलेंट हो, डिसिप्लिन नहीं हो तो वो घर में मर जाएगा, किसी काम का नहीं है, बाहर निकलेगा। सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात। तो मैम, इतने सारे टैलेंट्स के साथ साथ आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं और ये एक 100 साल पुरानी कंपनी को आप अच्छे से संभाल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये रिकी राम म्यूजिक क्या है? रिकी राम म्यूजिक, एक रिकी राम जी जो थे वो ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ हैं। हाँ जी। तो 1920 में ये लाहौर में एस्टैब्लिश हुई थी। 105 साल हो गए जी। तो ये जो ये वाला जो ऑफिस है वो मैंने 2002 में शुरू किया था। ओके, अगेन इसको भी 23 साल हो गए जी। हाँ। तो ये इसकी मैं प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं इसको हेड करती हूँ। और एक ब्रांच आई गेस आपके न्यूयॉर्क में भी है? हाँ, एक ब्रांच न्यूयॉर्क में भी है। और बाकी एक ओल्ड शॉप है जो डिस्प्यूटेड है। हाँ जी। हाँ, तो बट हम लोग जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसको ऑलमोस्ट जैसे आपने बोला कि 23 इयर्स आई गेस, 23 इयर्स हो गए। हाँ जी। तो हाँ, आई एम द फर्स्ट वुमेन जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्ट्रिंगिंग और ये मैंने सब सीखा है अपने फादर इन लॉ से। ओके।
और भी कोई हिडन टैलेंट है? नहीं। बहुत सारे निकल आए हैं। और अभी जब हमें मैंने figure out आपको कर लिया बताया है। था कि जब स्लिप डिस्क था तो मैं बेड पे लेटी रहती थी। हाँ, तब भी तब कुछ भी मैं सीखा लेटती मैंने। नहीं थी। तब भी मैंने मैं कुछ मिज़राब सीखा। होती है जो ये बनाती, इससे सितार बजाते हैं। हाँ। तो वो मैं उसको रहती थी। वाइंडिंग करती थी उसकी लेटे अच्छा, लेटे। तो बैठ नहीं सकते, खाली नहीं बैठना। खाली नहीं बैठना। भगवान ने इतनी एनर्जी दे दी है कि या तो मैं लिख दूंगी, या तो ब्यूटी सीक्रेट लिखूंगी, या गाना लिख दूंगी, लेकिन मैं लिख दूंगी, कुछ ना कुछ कर दूंगी। जी। तो मैम अभी क्लासिकल म्यूजिक का आप क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया में? क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूचर इंडिया में मैम वैसे तो प्राइड आपके लाडले के हाथ में ही है। हाँ, बट पहले हाँ जी। आप देख लो, अगर कोविड से पहले भी देख लो आप, तो इतना फ्यूचर यहाँ पर नहीं दिखता था। बच्चे जो हैं वो गिटार ज़्यादा सीखना चाहते हैं। हाँ जी। वो संतूर पियानो में। ज़्यादा सीखना चाहते हैं। बट जो बाहर के जो है बच्चे और बाहर के जो लोग हैं, वो काफ़ी सारे जो पेरेंट्स भी हैं, वो वहाँ अगर पहुँचते हैं तो 30-40 की एज में वो म्यूज़िक शुरू करते हैं, अपना क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और हमारी 90% क्लाइंटेज जो है वो अब्रॉड, ओवरसीज, दैट्स व्हाई वी ओपन ब्रांच इन न्यूयॉर्क। हाँ जी। तो काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो यहीं से हम उनको कैटर करते थे, और अब ब्रांच है वहाँ पर। तो ये अच्छा लगता है कि बाहर है बट यहाँ नहीं है, बट थैंक्स टू ऋषभ अब जो है वो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड है। और global थैंक family। गॉड अब वो यहाँ जो बच्चे हैं वो सितार को सितार बोलते हैं, सितार को गिटार नहीं बोलते, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और थैंक्स टू ऋषभ। सही बात है मैम। जेंजी जो आप कहते हैं, जेंजी। हाँ, लेकिन आपके लाडले ने सही ट्रैक पकड़ा है, लेकिन जी, आई जी, गेस जी, जी। ये सही में आई गेस आपके पास जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनमें से एक ये स्पेशल वन है। जी, और उसका हार्ड वर्क भी है। हाँ, बिल्कुल 10 साल है, का बिल्कुल। था वो जब उसने ये शुरू किया। अच्छा। और तब से उसका रियाज चल रहा है, और कंपोज उसने कितने सारे उसके जो ट्रैक्स अब वो बजा रहा है, वो 15-16 साल का था तब उसने बनाए हैं। अच्छा। और वो जब म्यूजिक में, जब वो कॉलेज में उसकी एडमिशन हुई वहाँ पर, तो जो बच्चे सीखते थे वो पहले करके वो आया ना। पहले ही यहाँ से करके गया हुआ था। उनका प्रिंसिपल बन के बैठा था। He learned everything, और स्कोरिंग कैसे करते हैं, हाँ, साउंड का सारा उसने। तो वो यहाँ से वो कहता मैंने तो ये सीखा ही हुआ है, और ये क्लासेस में उनके सिखाते थे। तो उसकी कंपोजिशन है द बर्निंग घाट, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने अपने बच्चों को, 10 साल के मेरे बच्चे हैं, एक 10 साल का और एक 5 साल का, उन्हें सुनाया एंड दे वर लाइक कार में कि नहीं वही चलाओ वही चलाओ। तो दे रियली लव्ड इट। अभी रिसेंटली बनारस गए थे हम जब वो शूट हुआ था। और वो काफ़ी अच्छा पुराना सा वो है, अच्छा फोर्ट है जहाँ पर शूट हुआ, परफॉर्म किया था। हाँ, परफॉर्म किया था। तो बहुत अच्छा हो सकता है। यस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड मैम, भक्ति या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। टैलेंट या रेगुलर रियाज? रेगुलर रियाज। एक शब्द में ऋषभ? सितारों का सितारा। वाह, ग्रेट। साइलेंस या भजन जब मन भारी हो? भजन। फेथ या फियर डिसीजन लेते वक्त? फेथ। स्टेज की तालियां या घर की शांति? स्टेज की तालियां। आर्टिस्ट को वही चाहिए। मॉडर्न पेरेंटिंग या ट्रेडिशनल वैल्यूज? ट्रेडिशनल वैल्यूज। फेम या कैरेक्टर? कैरेक्टर। म्यूजिक में इंटेंट या टेक्निक? इंटेंट विद टेक्निक। ग्रेट। हर बॉल पे छक्का मारो आप, है ना मैम? अगर एक माँ, एक आर्टिस्ट और एक भक्ति के तौर पर बोले तो आज दुनिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड आपका लाइफ मंत्रा प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल मैम बोलने वाली तो नहीं हूँ जो मैं पब्लिक फिगर, तो आपको लोग सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो अगर एक फाइनल लाइफ मंत्रा अगर देना चाहें Sure, तो प्लीज़ बताइए। मैं अपनी जो लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि लाइफ में हमेशा प्रायोरिटीज़ को ध्यान दें। आपकी डिपेंड करता है, जो मेरे घर की हालत है वो अलग होगी, जो आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, तो आपको हमेशा वो देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हो सकता है आपके योर पेरेंट्स आर एलिंग, तो आपकी प्रायोरिटी है उनको पहले देखना। आपके बच्चों को ज़रूरत है तो आप उनके बच्चों की ज़रूरतों को पहले देखें। अगर सब कुछ ठीक है तो आप अपने आप को भी ध्यान दें, और जो लाइफ में आप चाहते हैं करना वो ज़रूर करें। नहीं तो एंड ऑफ द डे आपको एक होता है ना, मैंने ये ज़िंदगी में नहीं किया। ये मैं सारी फीमेल्स के लिए बोलना चाहूँगी कि वो अपना जो एक
देखें कि कब वो मौका मिलता है तो वो उस चीज़ को ज़रूर परस्यू करें। ये मेरे दिल से एक दुआ है और इच्छा है कि सबकी इच्छाएं पूरी भी हों। थैंक यू सो मच। तो ये था एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मंजुल शर्मा जी के साथ एंड शी इज़ अ ब्लेस्ड सोल। वो बोल नहीं रही थी, गा रही थी या क्या कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। उन्होंने जो जो बोला टू द पॉइंट था और सब कुछ सिखाने के लिए था। शी इज़ अ इंस्पायरिंग जर्नी। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं, जाइए फॉलो कीजिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि फॉलो कीजिए, देखिए कि वो कितना सुरीला गाते हैं एंड द वे ऑफ लिविंग लाइफ जैसे वो जी रहे हैं। न्यूयॉर्क जाकर भी वो अपने इंडियन कल्चर को नहीं भूले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आई गेस बीइंग अ प्राउड इंडियन ये होना भी चाहिए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।